में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही एक बार फिर से 10 महीनों में 8 युद्ध रोकने का क्रेडिट खुद को दिया है और इस कामयाबी के पीछे टैरिफ को वजह बताया है। देश को संबोधित करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि टैरिफ अंग्रेजों में ही उनका पसंदीदा शब्द है और इसके साथ ही उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर ऑफिस छोड़ने के वक्त ही गड़बड़ी छोड़ने के लिए हमला बोला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने संबोधन के दौरान ही कहा कि मैंने अमेरिकी ताकत को बहाल किया है, 10 महीनों में 8 युद्ध खत्म किए हैं, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म किया है और गाजा में युद्ध खत्म करके 3000 सालों में पहली बार ही शांति लाई है और बंधकों को जीवित मृत घर वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है और आज पीएम मोदी की मौजूदगी में भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और इसे लेकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस समझौते से 21वीं सदी में भारत ओमान की साझेदारी में नया विश्वास और उत्साह का संचार होगा। और पीएम मोदी ने भारत ओमान बिजनेस फोरम के कार्यक्रम के दौरान ही अपने संबोधन में कहा कि भारत ओमान साझेदारी को ये सम्मेलन नई दिशा, नई गति देगा और दोनों देशों के संबंध नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ समुद्र के जरिए व्यापार करते रहे हैं और मांडवी और इसके साथ ही मस्कट के बीच में अरब सागर एक मजबूत पुल बना। इस पुल ने हमारे रिश्तों को मजबूत किया है और संस्कृति और अर्थव्यवस्था को ताकत दी है। आज हम कह सकते हैं कि समुद्र की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत और ओमान की दोस्ती हर मौसम में मजबूत होती है। भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे बताया गया है कि यहां के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदायों को भी हजारों बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। साथियों, भारतीय स्कूलों की ये सफलता हिज मैजेस्टी द लेट सुल्तान काबूस के प्रयासों के बिना संभव नहीं था। उन्होंने इंडियन स्कूल मस्कत सहित अनेक भारतीय स्कूलों के लिए जमीन दी और जरूरी मदद की। इस परंपरा को हिज मैजेस्टी सुल्तान हैथम ने आगे बढ़ाया। वे जिस प्रकार यहां भारतीयों का सहयोग करते हैं, संरक्षण देते हैं, इसके लिए मैं उनका विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हुए हैं। आज हम अपने देश को, अपनी टीम इंडिया को सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथियों, भारत में हमारी डायवर्सिटी हमारी संस्कृति का मजबूत आधार है। हमारे लिए हर दिन
एक नया रंग लेकर के आता है। हर मौसम एक नया उत्सव बन जाता है। हर परंपरा एक नई सोच के साथ आती है। और यही कारण है कि हम भारतीय कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, हम डायवर्सिटी का सम्मान करते हैं। हम वहां के कल्चर, वहां के नियम कायदों के साथ घुल मिल जाते हैं। ओमान में भी मैं आज यही होते हुए अपने आंखों के सामने देख रहा हूं। ये भारत का डायस्पोरा को एग्जिस्टेंस का, कोऑपरेशन का एक लिविंग एग्जाम्पल बना हुआ है। देश की सुरक्षा और सेना के शौर्य से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आपको बताते चले कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने माफी मांगने से भी इंकार कर दिया है। पूरा विवाद, आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक घमासान देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायु सेना पूरी तरह से ठप रही। इसके साथ ही पृथ्वीराज ने कहा कि 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना माने। उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इस दौरान ही भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सच्चाई देश के सामने नहीं लाई गई है। उनके मुताबिक युद्ध में नुकसान होना सामान्य है, लेकिन सरकार कुछ तथ्यों को छुपा रही है। उन्होंने कहा है कि सेना के स्तर पर जहां रणनीतिक चूक हुई उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन सरकार सच सामने नहीं आने दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि विदेशी मीडिया भारत को ज्यादा नुकसान होने की बात कर रहा है और चीन की वजह से पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि भारत के किसी भी विमान के उड़ते ही चीन को इसकी जानकारी मिल जाती है, जो पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, जिससे भारत का ये सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि 10 मई की लड़ाई का जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि उस दिन वायुसेना को पूरी तरह से अलग रखा गया है और जमीनी स्तर पर कार्रवाई हुई है। इसके बावजूद सीज फायर क्यों नहीं किया गया? ये सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सीज फायर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कराया गया, जिसे प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं कर रही है। बीजेपी हुई हमलावर। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा पलटवार भी कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को भारतीय सशस्त्र बलों से नफरत है और सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। सरकार ने भारतीय लड़ाकू विमानों के गिराए जाने की जुड़ी रिपोर्टों को पहले ही भ्रामक और संदर्भ से बाहर बताया है, लेकिन इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री के बयान ने एक बार फिर से इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। वहीं अब कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने दावे पर बुधवार को माफी मांगने से भी इंकार कर दिया।
उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा और मेरे पास माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले कहा था कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना को पहले दिन ही हार का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सेना का अपमान करना अब कांग्रेस की पहचान बन गई है। ये सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का ही बयान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी भी इससे पहले तरह के बयान दे चुके हैं। देखिए, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चौहान का स्टेटमेंट नहीं है, राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई, राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था, राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चौहान पर। गिरिराज सिंह ने ये भी कहा है कि कांग्रेस सेना का अपमान कर रही है। जी हां, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि किसी को भी सशस्त्र बलों के शौर्य का अपमान या फिर दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। जो लोग सशस्त्र बलों की बहादुरी को नीचा दिखाते हैं, वे कभी भी देश हित में नहीं सोच सकते। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि पृथ्वीराज कांग्रेस नेता हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस को तुरंत कदम उठाना चाहिए। किसी को भी सेना की ताकत या क्षमता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी सांसद ब्रिजलाल ने यह भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रही है और उसने बार बार देश का अपमान किया है। कांग्रेस और उसके नेता देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना को लेकर दिया गया बयान घोर निंदनीय और देशद्रोही मानसिकता को दर्शाता है। सेना की क्षमता पर सवाल उठाना और माफी से इनकार करना पूरे देश के मनोबल को आघात है। भारत में कांग्रेस पार्टी के एक जाने माने चेहरे हैं गांधी परिवार के, और खास करके राहुल और प्रियंका वाड्रा जी के काफी नजदीकी जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान जी का बुधवार को यह भाषण कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहले ही दिन हम हार गए थे, अर्थात भारतवर्ष हार गया था, और ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की एयरफोर्स ग्राउंडेड हो गई थी। भारत के हमारे जो हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, उनको स्ट्राइक डाउन कर गया था। मैं कहूंगा ये गद्दारी से भरा हुआ स्टेटमेंट है और आज उन्होंने उस पर माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पाकिस्तानी परस्त रही है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को अपमानित करती रही है। ये पार्टी, इनके राहुल गांधी, इनके नेता जब विदेश में जाते हैं तब भारत का अपमान करते हैं। मैं इनके अपमान की घोर निंदा करता हूं। तो साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया गया बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रह गया, बल्कि सेना के सम्मान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। जहां एक और विपक्ष सरकार से पारदर्शिता की मांग कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष से सेना का मनोबल गिराने की कोशिश बता रहा है। फिलहाल पृथ्वीराज अपने बयान पर कायम है और माफी से इनकार कर चुके हैं, लेकिन सवाल यही है, क्या इस राजनीतिक जंग का असर सेना और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पड़ेगा? रहमान डकैत एक नाम जिसने कराची के लियारी इलाके में खौफ और तहलका दोनों फैलाया।
एक ऐसा शख्स जो केवल गैंगस्टर नहीं था बल्कि अपने तरीके से इलाके में अपनी ही सरकार चल रहा था। और आज हम आपको बताएंगे कौन था रहमान डकैत और उसकी कहानी और कैसे बना अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक नाम। रहमान डकैत, लियारी का आतंक, कराची के लियारी का सबसे खतरनाक नाम। सिर्फ गैंगस्टर नहीं, इलाके में अपनी सरकार चलाने वाला दैत्य। बचपन से ही हिंसा और अपराध की हवा में पलता हुआ, महज 13 साल की उम्र में पहली हत्या कर इतिहास रच दिया। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम सुनते ही कांपते थे लोग। डर और आतंक में उसका साम्राज्य आज भी किया जाता है याद। रहमान डकैत का जन्म कराची के लियारी इलाके में हुआ। उसके बचपन अपराध की गंध घुली हुई थी। महज 13 साल की उम्र में रहमान ने अपना पहला हत्या अपराध किया। यही घटना उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली साबित हुई और उसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में खींच लिया। रहमान डकैत की कहानी कराची के लियारी से शुरू होती है। लियारी की जिस हवा में रहमान डकैत ने अपनी पहली सांस ली, तब तक उसने खून की गंध घुल चुकी थी। लोकल गैंगस्टर अपना वर्चस्व बनाने में जुटे थे। चाकू टकराते, सड़क पर चित्कार उठता, फिर अचानक से सारी आवाजें गुल हो जाती। सन्नाटा पसर जाता। एक ही आवाज इस सन्नाटे को चीरती, लाश को जमीन से घसीट कर ले जाने की आवाज। लियारी हमेशा से ऐसा नहीं था। एक उस लियारी के बारे में भी पढ़ने को मिलता है जहां के लड़कों पर फुटबॉल का जुनून सवार था। ये क्रेज इतना गहरा था कि छतों पर ब्राजील के झंडे लहराते थे। वक्त बदला, हवा खराब हुई, गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड अपनी जगह बनाने लगे। फिर आया 90s। लियारी का परिचय होता है इकबाल से, जिसे बाबू डकैत के नाम से जाना जाता है। बाबू एक पढ़ा लिखा गैंगस्टर था। बाबू डकैत ने शहर में अपना ड्रग्स का धंधा शुरू किया। अपना नेटवर्क इतना मजबूत किया कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। बाबू डकैत अपनी कहानी में हीरो था, लेकिन उसका एक विलन भी था। उसका नाम था दादल। बाबू ने उसे मार डाला। दादल की मौत ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक खालीपन आया। आगे चलकर उस जगह को उसका बेटा सरदार अब्दुल रहमान बलोच भरने वाला था। ये वही शख्स था जो रहमान डकैत के नाम से पहचाना जाता है। जावेद अख्तर ने फिल्म मजबूर में एक डायलॉग लिखा था, एक शख्स प्राण से पूछता है, चोरों के भी उसूल होते हैं? इस पर जवाब मिलता है, चोरों के ही उसूल होते। लेकिन रहमान डकैत ऐसा नहीं था। उसकी किताब में उसूल, मोरालिटी जैसे शब्दों के लिए जगह नहीं थी। रहमान ने अपने जीवन का सबसे पहला अपराध महज 13 साल की उम्र में किया था। किसी छोटी सी बात पर अरमन हुई और उसने सामने वाले शख्स को चाकू मार दिया। इस घटना ने उसे आदमी से राक्षस नहीं बनाया। वो घटना तब हुई जब उसे अपनी माँ पर शक हुआ। रहमान को लगता था कि उसकी माँ का अफेयर किसी दूसरे आदमी से चल रहा है। उसने अपने शक को मिटाने की कोशिश नहीं की। अंदर के हैवान को बाहर निकाला और बेदर्दी से अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। वो सिर्फ इतने पर ही नहीं रुका। रहमान ने अपनी माँ की लाश को पंखे से लटका दिया। इस घटना से पूरे लियारी में दहशत छा गई। लोग दबी आवाज में कहने लगे कि जो अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है वो कैसा आदमी होगा। रहमान ने ऐसा अपराध किया, उसके बावजूद आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उसे किसी मसीहा से कम नहीं मानते। इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियोस मौजूद है जहां लोग उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। मैं एज अ लियारी का खुद रहने वाला हूं, बल्कि मैं रहमान भाई का खुद हमसाया हूं। मेरा घर उनके घर के साथ ही है और हम कारोबार भी करते हैं यहाँ पे। तो मैं उनको कभी डकैत नहीं कहूँगा, मैं उनको रहमान भाई कह सकता हूँ, उनको खान भाई कहता था। तो क्योंकि वो कभी इलाके वालों के लिए गलत नहीं थे, खराब नहीं थे, बुरे नहीं थे। अगर जो उनकी जिंदगी में बाकी उनकी गुजरी हुई जो हालात थे वो उनके शायद सियासी हिसाब से बहुत से मामला थे, लेकिन वो एज अ एक इंसान बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन अच्छाई बुराई तो सब अल्लाह को पता है, अल्लाह ही जानते हैं। उसकी वजह है कि रहमान डकैत बाहरी दुनिया के सामने खुद को फरिश्ते की तरह पेश करता है। वो लोगों का इलाज करवाता, गरीब लड़कियों की शादी का खर्च उठाता। किसी को जरूरत होती तो रहमान के दरवाजे खुले मिलते। बेसिकली ऐसा कर कर रहमान पब्लिक सपोर्ट अर्जित कर रहा था ताकि उसका बचाव सिस्टम से होता रहे। लोग ये भी कहते हैं कि रहमान के राज में वहाँ ड्रग्स और चोरी पूरी तरह बंद थी। अगर किसी घर के लड़के ने चोरी की तो उसके घर वालों को वार्निंग दी जाती। अगर वो नहीं मानता तो दूसरी वार्निंग भेजी जाती। इतने पर भी कोई नहीं मानता तो फिर उस शख्स की लाश ही उसके घर पहुंचती। रहमान डकैत एक तरह से अपनी ही सरकार चला रहा था। पावर गेम में रहमान ऊपर चढ़ता जा रहा था।
दूसरी ओर उसके दुश्मन हाजी लालू का बेटा अशद पप्पू भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रहा था। इस जंग में पहला हमला पप्पू ने किया। उसने कब्रिस्तान जाकर रहमान के पिता दादल की कब्र को तोड़ा। ये सीधे तौर पर रहमान को एक मैसेज था। रहमान गुस्से से पागल हुए जा रहा था, लेकिन पप्पू झुकने वालों में से नहीं था। उसने एक दिन रहमान के चाचा को घेर लिया, उन्हें गोलियों से भून दिया, लेकिन उससे पहले उनकी चीखें रहमान डकैत तक पहुंचाई। रहमान बदले की आग में जले जा रहा था, लेकिन इस कहानी पर इतनी जल्दी पूर्ण विराम लगने वाला नहीं था। एक नए किरदार की एंट्री होती है। उनका नाम था एसपी चौधरी असलम। चौधरी असलम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। चौधरी असलम कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें कई मौकों पर उनके परिवार को गुप्त स्थान पर रखना पड़ता था, क्योंकि हमेशा उनकी जान खतरे में रहती। चौधरी असलम को एक जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें लियारी की सड़कों से गैंगस्टर्स का सफाया करना था। चौधरी असलम जानते थे कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो ठान चुके थे कि रहमान को जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही दम लेंगे। तो मैं खुद एज अ लियारी वाला होके ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनको इस कदर दिखाया गया कि वन मैन आर्मी शो कर दिया गया। वो एक बंदा घुस के सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप हकीकत ये है, जब 8 दिन की लड़ाई हुई ना लियारी में, जो 8 दिन की लड़ाई में ये चील चौक में थे और चील चौक से 8 दिन तक आगे नहीं बढ़े। वो इस कदर बहादुर थे कि वो चील चौक से आगे नहीं बढ़े। मैं उनको नहीं कहता बुरा, वो एक पुलिस वाले थे, अच्छे बंदे थे, अच्छे काम किए उन्होंने, लेकिन इस कदर जो उनको प्रोमोट किया गया है ना और लियारी को डिफेम किया गया है, तो ये मैं इसको नहीं जस्टिफाई नहीं समझता इसको मैं। लेकिन वो ठान चुके थे कि रहमान को जेल की सलाखों के पीछे डालकर ही दम लेंगे। साल 2006 में उन्होंने रहमान को अरेस्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ पुलिस वालों का ईमान चौधरी असलम का दुश्मन बन गया। रहमान ने कुछ पुलिस अधिकारियों को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और एकदम आराम से जेल से फरार हो गया। इस घटना ने चौधरी असलम की ईगो पर गहरी चोट मारी। उन्होंने मन पक्का कर लिया कि अब वो रहमान को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उसका इनकाउंटर करेंगे। कहानी कुछ साल आगे बढ़ी। साल था 2009, अगस्त का महीना। खबर आती है कि चौधरी असलम ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। 5 घंटे बाद बादल छटे और खबर आई कि रहमान डकैत को मार दिया गया है। रहमान सिर्फ लियारी के लिए ही अहम नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी एक अहम किरदार था। ये वही रहमान था जिसने साल 2007 में एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद बेनजीर भुट्टो को सुरक्षित पहुंचाया था। वो खुद उनकी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उस रहमान का अंत एक पुलिस एनकाउंटर में हुआ। धुरंधर फिल्म के अंत में भी दिखाया गया कि उसे मार दिया जाता है। हालांकि मेकर्स ने अपने हिसाब से क्रिएटिव लिबर्टी भी ली। मार्च 2026 में धुरंधर 2 आने वाली है। बताया जा रहा है कि उस फिल्म में भी फ्लैशबैक के जरिए रहमान डकैत की वापसी हो सकती है। इंटरनेट पर जिस तरह से अक्षय खन्ना का किरदार पॉपुलर हुआ है, ऐसे में ये मुमकिन भी हो सकता है। बाकी क्लियरिटी फिल्म आने पर ही मिलेगी। रहमान डकैत सिर्फ गैंगस्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा नाम था जिसने सत्ता, अपराध और जनता के बीच एक अनोखा संतुलन बनाया। आज भी इंटरनेट पर उसकी कहानी पढ़ी जाती है और लोग उसके जीवन के उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो फिल्म धुरंधर में दिखाए गए हैं। रहमान डकैत की कहानी एक चेतावनी, एक रहस्य दोनों है। ये दिखाती है कि कैसे अपराध, सत्ता और जनता का भरोसा एक शख्स को महान बना सकता है और साथ ही खतरनाक भी। धुरंधर जैसी फिल्में इस कहानी को दर्शकों के सामने जीवंत कर देती हैं, लेकिन असली रहमान की कहानी हमेशा इतिहास में जीवित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।